हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और बात करेंगे आज टॉपिक इनोवेटिव एंड इमर्जिंग पेडागॉजीज एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि प्राइमरी लेवल पर क्या चीज़ चाहिए होती है, सेकेंडरी लेवल पर क्या पेडागॉजीज हम यूज़ करते हैं, हायर लेवल पर कौन सी पेडागॉजीज यूज़ करते हैं। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पेडागॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो पेडागॉजी क्या है? पेडागॉजी रेफर्स टू द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। इसे पेडागॉजी को आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग बोला जाता है, यानी कि कैसे हमने पढ़ाना है। आर्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्रिएटिव होती है, हम इसमें क्रिएटिव आइडियाज यूज करते हैं कि कैसे बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, अच्छे से समझाया जा सकता है। साइंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि सिस्टमैटिक वे में होती है, रिसर्च बेस्ड मेथड्स होते हैं कि कैसे रिसर्च के बेसिस पर जब हमें लगता है कि ये मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल है तो उसको हम फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से पेडागॉजी क्या है? आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग है। तो शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू इनोवेटिव पेडागॉजीज, ट्रेडिशनल जो पहले होती थी उनको हटा के हम इनोवेटिव पेडागॉजीज यानी कि जो अभी आई है। तो इनोवेटिव एंड इमर्जिंग पेडागॉजीज का क्या मतलब है? जो न्यू एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड्स आए हैं, जैसे हम एआई का यूज कर रहे हैं, हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स आए हैं, जो बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और बच्चे को इंगेज कर सकें, यानी कि स्टूडेंट इंगेजमेंट और अचीवमेंट जिसमें हाई हो। तो उन्हीं मेथड्स को क्या कहते हैं? इनोवेटिव एंड इमर्जिंग पेडागॉजीज। तो ट्रेडिशनल और इनोवेटिव में फर्क जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिशनल क्या थी? टीचर सेंटर्ड थी। टीचर सेंटर्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर की प्राइमरी अथॉरिटी होती थी, जैसा टीचर चाहेंगे वैसा होगा। अगर टीचर ने बोले आज एक क्लास लगनी है, उस क्लास में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो उस तरीके से होगा। टीचर की प्राइमरी अथॉरिटी थी, टीचर ही डिसीजन मेकर थे, स्टूडेंट जो थे पैसिव थे, यानी कि उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। वेयर इज इनोवेटिव की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड है, यानी कि स्टूडेंट प्राइमरी फोकस है। टीचर फैसिलिटेटर की तरह, यानी कि सहायक, संचालक, मार्गदर्शक की तरह कार्य करते हैं। और फोकस किस पे रहता है? स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस पे रहता है, रेदर देन कि सिर्फ टीचर अपनी जो नॉलेज है वो बच्चों को ट्रांसमिशन करे। तो उस पर नहीं रहता है, बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस रहता है, बच्चे के हिसाब से चीजें होंगी। पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल में लेक्चर मेथड से ही पढ़ा देते थे, टीचर्स आते थे क्लास में, लेक्चर मेथड से पढ़ाते थे और चले जाते थे। वेयर इज आजकल हम प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहे हैं, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड हो, एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हो। पहले क्या होता था? मेमोराइजेशन पे ज्यादा फोकस होता था कि मेमोरी बच्चे की चेक करने के लिए एग्जाम्स भी ऐसे होते थे और बच्चे को चीजें रटाई जाती थी, बार बार बोल के रटवा देते थे चीजें। वेयर इज नाउ फोकस इज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आए, वो चीजों को मतलब क्रिटिक एज अ क्रिटिक उस चीज को देखे, यानी कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें देखे। ऐसा नहीं टीचर ने कुछ बोल दिया तो मान लिया। पहले क्या होता था? स्टैंडर्डाइज करिकुलम होता था कि सबके लिए एक जैसा करिकुलम होता था। वेयर इज अब क्या है? पर्सनलाइज्ड एंड अडेप्टिव करिकुलम है। पर्सनलाइज्ड एंड अडेप्टिव करिकुलम का क्या मतलब होता है? कि जो हमें नीड्स के अकॉर्डिंग, जो है इंडिविजुअल स्टूडेंट की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग जो अप्रोच है अपनी टेलर्ड करनी है, यानी कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, क्या नीड है, क्या उसके लर्निंग स्टाइल्स है, क्या उसकी एबिलिटीज है, उसके बेसिस पर ही हमें वो करिकुलम जो है वो सेट करना है। यानी कि लर्निंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शंस जो होती है आर कस्टमाइज्ड फॉर ईच स्टूडेंट एंड मॉडिफाइड एज नीडेड टू मीट देयर चेंजिंग नीड्स, यानी कि बच्चे की जैसी नीड्स है उस हिसाब से उन्हें मॉडिफाई कर देना है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल वर्क। पहले क्या होता था ट्रेडिशनल में? कि बच्चे को कहा जाता था कि अपनी तरफ ही ध्यान दो, अपना इंप्रूवमेंट करो, अपना पढ़ो। वेयर इज नाउ, क्योंकि हमें सोसाइटी में जाना है ना, ये पढ़ाई सिर्फ हम तक तो नहीं रह जाएगी। ये पढ़ाई क्यों करवाई जा रही है? ताकि सोसाइटी को बेहतर बनाया जा सके, सोसाइटी में ही जाके काम करना है। तो जरूरी है कि बच्चा कोलैबोरेशन भी सीखे कि कैसे एक साथ काम करें। ऐसा तो नहीं है कि मैं जिस ऑफिस में जॉब करूंगी वहां पर मैं अकेली हूँ, मुझे दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना भी आना चाहिए। सो इनोवेटिव जो एंड इमर्जिंग पेडागॉजीज है वो किस पे फोकस करती है? कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क पे। असेसमेंट बेस्ड इवेल्युएशन होती थी पहले, की एग्जाम हुए, असेसमेंट बच्चों को दी गई और उस बेस पर इवेल्युएट कर लिया गया। वेयर एज अब क्या होती है? कंपिटेंसी बेस्ड प्रोग्रेशन एंड सेल्फ असेसमेंट। बच्चा खुद को भी असेस करता है कि मैंने कितना सीखा, और बच्चे की प्रोग्रेस जो होगी वो उसके स्किल्स, नॉलेज और कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पर, उसके टैलेंट के बेसिस पर होगी। फोकस क्या होगा? कि बच्चे के अंदर मास्टरी आए स्किल्स एंड नॉलेज को लेकर। ये नहीं है कि अगर बच्चे की उम्र हो गई है तो उसे अगली क्लास में भेज दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है इनोवेटिव उसमें।
नेक्स्ट इज हायरार्कियल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में हायरार्कियल रिलेशनशिप है, यानी कि जब ट्रेडिशनल की अगर हम बात करें कि अगर टीचर जिसमें था वो ऊपर हायर लेवल पर होते हैं और स्टूडेंट लो, जो बात टीचर ने बोल दी वो स्टूडेंट को माननी पड़ेगी। वेयर एज अब क्या रिलेशन है, फैसिलिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट के बीच फैसिलिटेटिव रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे की बात सुनते हैं, जहां पर टीचर को लगता है कि बच्चे को मार्गदर्शन की जरूरत है, वहां पर टीचर्स उन्हें हेल्प करते हैं, यानी कि बैक ऑफ द स्टेज रह के बच्चे की हेल्प कर रहे हैं। वेरे सारी चीजें किसके इर्द गिर्द घूमेंगी, बच्चे के, यानी कि ये क्या होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड चीजें होती हैं इसमें। नेक्स्ट इज अब हम बात करेंगे बारी बारी कि अलग अलग लेवल्स पर कौन सी पेडागोजीज ज्यादा यूजफुल होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनोवेटिव एंड इमर्जिंग पेडागोजीज इन प्राइमरी एजुकेशन की प्राइमरी एजुकेशन में कौन सी यूजफुल होती है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज प्ले बेस्ड लर्निंग। प्राइमरी एजुकेशन में जब बच्चा छोटा होता है तो उसको क्या करवाई जाती है, प्ले बेस्ड लर्निंग, यानी कि खेल खेल में पढ़ाया जाता है। क्योंकि मारिया मोंटेसरी भी क्या बोलते हैं, बेस्ट वे टू टीच चाइल्ड इज थ्रू प्ले एज इट इज द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। कि बेस्ट तरीका क्या है बच्चे को सिखाने का, कि खेल खेल में सिखाओ, क्योंकि वो बच्चे की भाषा है। क्योंकि बच्चा अगर आप उसे बोलोगे ना कि तुझे पढ़ाऊंगा तो वो भाग जाएगा, लेकिन आप बोलोगे तुझे खिलाऊंगा, खेलेंगे हम लोग, तो वो खेलेगा और खेल खेल में सीख भी जाता है। जैसे इसमें भी पिक्चर में आप देख सकते हो कि बच्चे खेल खेल में सीख रहे हैं कि कैसे क्यूब में फिट करना है। इसी से वो काउंटिंग भी सीख सकते हैं कि 1 2 3 मैंने कितने लगाए हैं, और शेप्स भी सीख सकते हैं कि कौन सी शेप लगाई है। क्योंकि प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन का क्या है, इज टू टीच चिल्ड्रन हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। कि हमें बच्चे को सिखाना है कि कैसे सोचना है, ये नहीं कि क्या सोचना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जब खेल खेल में खुद सीख जाता है चीजें। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। छोटे बच्चे को हम प्रोजेक्ट दे देते हैं, क्योंकि पियाजे भी क्या कहते हैं कि बच्चे क्या है, लिटिल साइंटिस्ट हैं। वो मतलब क्वालिटी में अलग सोचते हैं लेकिन क्वांटिटी में बराबर, बड़ों के बराबर ही सोचते हैं। तो इसीलिए हमें क्या है, बच्चों को प्रोजेक्ट दे देते हैं प्राइमरी एजुकेशन में। और इनके प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, प्रोजेक्ट प्राइमरी में भी आते हैं सेकेंडरी में भी, बट प्रोजेक्टों की टाइप बदल जाती है। लाइक इस टाइप पे प्रोजेक्ट कैसे होंगे, जैसे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड हमने बच्चों को पौधे लगाने सिखा दिए, या फिर कूड़ा इधर नहीं फेंकना है, कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है, वो चीजें सिखा दी। हेल्दी प्लेट की एक्टिविटी हमने उनसे करवा दी कि आपको एक हेल्दी प्लेट तैयार करनी है, उसमें पिक्चर्स होंगी और वो पिक्चर्स उन्हें रखनी होंगी। मतलब ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स बच्चों को दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन क्या होता है कि जो गेम के डिजाइन एलिमेंट्स हैं उसको हम नॉन गेम कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए क्या है, कार्टून्स भी आते हैं, वो उन्हें सिखाते हैं, गेम्स होती हैं जिसके बेसिस पर वो सीखते हैं। जैसे वो गेम्स में क्या होता है, वर्चुअल करेंसीज भी मिलती हैं, अवतार्स होते हैं, जो कि जिससे बच्चा खुश होता है कि अच्छा मुझे ये अवतार समझा रहा है। एक स्नैपचैट में भी आपने अवतार्स देखे होंगे। तो इंटरेक्टिव एंड इमर्सिव एक्सपीरियंसेस बच्चे को मिलते हैं। जैसे वो बिंगो गेम खेल सकते हैं और क्विज़ेस वगैरह दे सकते हैं। जैसे बच्चों के हिसाब से, ग्रेड लेवल के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट क्विज़ेस कहूत पर भी देखने को मिलते हैं। तो वो क्या है, गेमिफिकेशन का पार्ट है। नेक्स्ट इज आउटडोर लर्निंग। आउटडोर लर्निंग की बात किस में कही जाती है, अगर हम इज्म की बात करें, फिलोसफीज की, तो नेचुरलिज्म भी क्या कहता है, जैसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, शांति निकेतन था, तो वहां पर क्या है कि बच्चे को नेचर में अगर हम चीजें सिखाते हैं तो वो जल्दी सीखता है। आउटडोर लर्निंग के जैसे अगर हमें मुझे बच्चे को कुछ प्लांट्स के बारे में बताना है, तो वही मैं क्लास में बैठ के अगर बता रही हूँ कि ये प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ आए और कुछ को ना आए। वही चीज अगर मैं उन प्लांट्स के पास जाके बता रही हूँ, बच्चों को बाहर ले जाके दिखा रही हूँ कि देखो ये प्लांट है, जब उसे टच करेंगे, उसको फील करेंगे, उस चीज को देखेंगे, तो वो चीज हाई रिटेंशन पावर होगी बच्चे की, तो वो उससे क्या है, वो रिटेन रहेगी बच्चे के मन में वो चीज। तो जहां पर सिर्फ 10 या 15% बच्चे उस चीज को समझ पा रहे थे, वहां 80 to 90% बच्चे उस चीज को समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आउटडोर लर्निंग भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड लर्निंग। जैसे आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि टीचर बच्चे के पास जाके कि बच्चे को क्या चीज नहीं समझ आ रही है वो बता रहे हैं। तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग यानी कि बच्चे की नीड्स के हिसाब से ही उस एजुकेशन को टेलर करना, यानी कि बच्चे के क्या नीड्स है, क्या इंटरेस्ट है, क्या लर्निंग स्टाइल्स है, उस हिसाब से बच्चे को सिखाना, बताना। नेक्स्ट इज सेल सोशल इमोशनल लर्निंग। सोशल इमोशनल लर्निंग एक नया कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें क्या है कि हमें बच्चे को सिखाना है कि उसे अपने इमोशंस कैसे मैनेज करने हैं, कैसे दूसरों के प्रति एम्पैथी रखनी है, और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना है दूसरों के साथ। ये भी पेडागोजिस का पार्ट है। क्योंकि बच्चे को, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आपको सोसाइटी में रहना है तो वहाँ पे सब लोगों की फीलिंग्स को उसे समझना आना चाहिए,
खुद को समझना आना चाहिए कि कब कहाँ कौन सा इमोशन शो करना है, कब कहाँ कौन सा इमोशन शो नहीं करना है, वो सारी चीजें आनी चाहिए। जैसे सेल्फ अवेयरनेस, बच्चे में आत्म जागरूकता हो, सेल्फ मैनेजमेंट हो, नियंत्रण हो, सोशल अवेयरनेस हो, सामाजिक जागरूकता हो, रिलेशनशिप स्किल्स कैसे बिल्डअप हो, वो चीजें उसे आनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बच्चे में होनी चाहिए। तो ये बच्चे को कैसे सिखाते हैं हम? काइंडनेस चेन के जरिए। जैसे काइंडनेस चेन में क्या होती है, एक एक्टिविटी होती है जिसमें आप किसी और की हेल्प करते हो और फिर उस इंसान को किसी और की हेल्प करनी होती है, तो इस तरीके से एक चेन बन जाती है। लाइक हम हैप्पीली इस संसार में रह सकें, उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों की सोशल इमोशनल लर्निंग हो। या फिर सेल्फ पोर्ट्रेट कोलाजेस, ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज है जो आप बच्चे को करवा सकते हो। नेक्स्ट इज मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी मेथड क्या होता है? इसमें ये बोलते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच है ये, क्योंकि मॉन्टेसरी क्या बोलते हैं कि सारे जो बच्चे हैं वो यूनिक हैं, ऑल ऑल चिल्ड्रन आर यूनिक। तो साइंटिफिकली बेस्ड एजुकेशनल अप्रोच है जो एम्फेसिस करती है इंडिपेंडेंस पे, फ्रीडम की, बच्चे को फ्रीडम मिले विद इन लिमिट्स, बट फ्रीडम मिले और हर बच्चे की रिस्पेक्ट की जाए, तो उस पर ये बेस्ड है। नेक्स्ट इज इनोवेटिव एंड इमर्जिंग पेडागोजीज इन सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन में कौन कौन सी इनोवेटिव एंड इमर्जिंग पेडागोजीज है? सो नंबर वन इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। हम बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं, तो क्योंकि ये एक इनोवेटिव लर्निंग अप्रोच है। प्रोजेक्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे हम उनको वॉल्केनो का कुछ मॉडल बनाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट बनाने को बोल सकते हैं, तो कोई सा भी प्रोजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है कि जहाँ पर जो ट्रेडिशनल क्लासरूम से अलग है, फ्लिप क्या होता है कि पलट देना पूरी चीज को। तो ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता था कि लेक्चर होते थे और फिर बच्चा घर जाके होमवर्क करता था। वेयर इज फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या हो गया, चीजें पलट गई हैं कि बच्चा क्या करेगा, घर से लेक्चर पढ़ के आएगा, यानी कि उसको वीडियोस प्रोवाइड करवा दी जाएगी, मॉड्यूल्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो वो घर से सारी चीजें पढ़ के आएगा और क्लास में आके क्या करेगा, होमवर्क करेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेगा और फिर जो चीजें उसे समझ में नहीं आएंगी उसको डिस्कस करेगा। तो इससे एक जो बड़ा फायदा ये हुआ कि बच्चों को एंगेजमेंट जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि वो सेल्फ पेस्ड लर्निंग कर पा रहा है, घर से ही वो चीज सीख के आ रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं कुछ धीरे, तो वो अपने लेवल पर सीख सकता है घर पे। सेल्फ पेस्ड लर्निंग हो रही है, उसकी नीड्स के हिसाब से हो रही है, तो वो घर से सीख के आएगा और जो उसके डाउट्स हैं वो वहां पर आकर पूछ सकता है। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स। पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स यानी कि बच्चे की नीड के हिसाब से ही चीजें उसे दी जाए, जैसे उसकी नीड्स है, उसके इंटरेस्ट है, उसका स्टाइल है, उसके हिसाब से। लाइक डिफरेंट लर्नर्स होते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, कुछ विजुअल होते हैं, कुछ किनेस्थेटिक होते हैं, तो उन डिफरेंट लर्नर्स के हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से उन्हें जो है वो मतलब गाइडेंस दी जाए, तो दैट इज पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्रेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्रेशन यानी कि प्रोग्रेस बेस्ड ऑन व्हाट दे नो एंड कैन डू। इस पर नहीं कि बच्चे की क्या एज है या कुछ, उसके बेसिस पर प्रोग्रेशन नहीं होगी, बल्कि बच्चे को कितना आता है, उसकी स्किल्स कितनी बेहतरीन हुई है, उसके बेसिस पर। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, जहाँ पर बच्चा क्या है कि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उसने सीखे हैं उन्हें रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में अप्लाई कर सकता है, और वो चीज़ें उसके मतलब एक्सपीरियंसेस बेस्ड लर्निंग होती है ये। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं लैब में, एक्टिविटीज करवाते हैं, तो वो सारी किसका पार्ट है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। एक्सपीरियंशियल लर्निंग फोर्ब्स द्वारा दी गई थी, उन्होंने इसका साइकिल दिया था, जो कि जिसमें क्या होता है, सबसे पहले कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, बच्चा क्या करता है, ट्राई इट आउट करता है, कि सबसे पहले वो देखता है चीज़ों को, फील एंड वॉच। फिर उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, कि उस चीज़ पर रिफ्लेक्ट करता है कि मैंने क्या देखा, वॉच एंड थिंक। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, उसे समझ में आने लगता है, वो आइडियाज को कनेक्ट करने लगता है, थिंक एंड डू। फिर उसके बाद है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, कि उसको क्या करता है, एक्शन करता है, मतलब डू एंड आउट। तो इस तरीके से बच्चे की क्या है, ये साइकिल होती है जो कि कॉल्स द्वारा दी गई थी, जिसमें सबसे पहले कंक्रीट एक्सपीरियंसेस को लेता है, फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है, और फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होती है, एंड देन एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, और ये साइक्लिक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इज गेमिफिकेशन, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यानी कि जो गेम के कॉन्सेप्ट है, जैसे कहूत पे बहुत से क्विजेज होते हैं, कुछ मैथ्स रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, डिफरेंट डिफरेंट क्विजेज होते हैं, तो वो बच्चा जब लगाता है उसे वर्चुअल करेंसीज मिलती हैं, और उससे मतलब ऐसे टाइमिंग भी सेट होती है, ये सारी तो गेम के बेसिस पर वो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि बच्चे एक साथ बैठ के सीख रहे हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग से क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है, एम्पैथी आती है बच्चों में, डिसीजन मेकिंग स्किल्स आती है, कैसे
लीडरशिप क्वालिटीज आती है कि कैसे लीड करना है, कैसे दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है। तो उसके लिए कोलैबोरेटिव लर्निंग की पेडागोजी जो है हम आजकल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? वर्चुअल में हम क्या कहते हैं, एक हेडसेट यूज करते हैं जिससे हम 3D एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जैसे आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, जो डिजिटल इमेजेस होती है उसको हम overlays digital images onto your view of the real world often through a smartphone। जो डिजिटल इमेजेस होते हैं उन्हें अपने रियल वर्ल्ड में ले आते हैं। लाइक वर्चुअल रियलिटी में हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए, ऑगमेंटेड रियलिटी में हम उन चीजों को अपने उसमें ले आए, जैसे स्क्रीन के स्मार्टफोन के जरिए जैसे आपको शॉपिंग भी करनी होती है ना, तो लाइक आपको देखते हैं कि मेरे रूम में ये सोफा यहाँ पर रखा हुआ कैसा दिखेगा, तो आप क्या करोगे, अपने स्मार्टफोन से ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से वो सोफा वहां पे सेट करके देख सकते हो कि अच्छा ये ऐसा दिख रहा है। तो ये होगी ऑगमेंटेड रियलिटी। वेर इज वर्चुअल रियलिटी में आपको एक 3D सेट हेडसेट दिया जाता है, वो हेडसेट जब लगाते हो तो आप उस इन्वायरमेंट में चले जाते हो, जैसे आप 3D मूवीज देखते हो तो आपको लगता है कि आप उस चीज का हिस्सा हो। वेर इज ऑगमेंटेड में आप उस चीज को अपना हिस्सा बना रहे हो। थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वर्चुअल रियलिटी में क्या हो रहा है, कि हम पूरे तरीके से दूसरे वर्ड में चले जा रहे हैं, 3D एक्सपीरियंस। वेर इज ऑगमेंटेड में हम उस चीज को अपने वर्ड में लेके आ रहे हैं। तो ये है वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें कि एजुकेशन सेक्टर में ये कैसे यूज हो रही है, तो एनाटॉमी के जो लेसन है उससे हम बच्चे के ह्यूमन बॉडी का 3D एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि स्टूडेंट एक्सप्लोर कर सकता है ह्यूमन बॉडी 3D में। वर्चुअल लैब्स है हमारे पास जहाँ पर हम साइंस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा सकते हैं, हिस्टोरिकल साइट विजिट करवा सकते हैं बच्चों को। और फिर लैंग्वेज में भी ये मदद करती है कि हम कन्वर्जेशन करवा सकते हैं बच्चे की विद द नेटिव स्पीकर्स एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में। बच्चा 3D शेप्स एंड कॉन्सेप्ट सीख सकता है। अगर हम ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करें तो वहाँ पर भी बच्चा वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, इंटरैक्टिव एआर फ्लैश कार्ड्स के जरिए सीख सकता है। वीआर में हम क्या है, कंप्लीटली वर्चुअल एनवायरनमेंट में होते हैं। वेयर इज एआर में हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए डिजिटल एलिमेंट्स से डील करते हैं। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ इसको कि इसमें क्या होता है, वीआर में हम कंप्लीटली वर्चुअल एनवायरनमेंट में होते हैं, वेयर एज एआर में हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए डिजिटल एलिमेंट से डील करते हैं, जिससे हमारा जो क्या कहते हैं, इनहेंस करता है रियल वर्ल्ड को विद वर्चुअल ऑब्जेक्ट साउंड्स। ठीक है, तो ये है वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। नेक्स्ट इज स्टीम एजुकेशन। इसमें क्या है, हम टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और आर्ट्स, मैथ्स, साइंस, इन सबको भी क्या करते हैं, मिला देते हैं, यानी कि होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू लर्निंग है ये। जैसे रोबोटिक्स हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, तो रोबोटिक्स में क्या है, साइंस भी यूज हो रही है, टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है, इंजीनियरिंग भी यूज हो रही है, आर्ट्स भी, मैथमेटिक्स भी। तो एक तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। नेक्स्ट इज इनोवेटिव एंड इमर्जिंग पेडागोजीज इन हायर एजुकेशन। की हायर एजुकेशन में कौन कौन सी यूज हो रही हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सारी चीज़ें भी आ गई। मोबाइल लर्निंग, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, blended learning, community based learning, peer assessment and feedback, whereas internships and mentorship programs, mindfulness based learning। तो ये सारी जो है इनोवेटिव एंड इमर्जिंग पेडागोजीज है हायर एजुकेशन के लिए, जिसमें से हम कुछ डिस्कस कर लेंगे। लाइक सबसे पहले बात करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में। ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंड क्या होता है, मिक्स कर देना, तो ये कैसे वर्क करती है, इसको हाइब्रिड ब्लेंडेड लर्निंग बोला जाता है। कि इसमें ऑनलाइन मेथड से भी पढ़ाया जाएगा बच्चे को, ऑफलाइन मेथड से भी। लाइक अगर हम खुद भी पढ़ते हैं तो कुछ हम सेमिनार्स या कुछ लेक्चर्स क्या है ऑनलाइन अटेंड कर देते हैं, तो दैट इज ऑनलाइन लर्निंग। हमारी फेस टू फेस क्लासेस भी लग रही है तो वो क्या होगी, ऑफलाइन लर्निंग होगी। तो जब हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग एक साथ करवाते हैं, एक साथ इन द सेंस कि दोनों मेथड से पढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड ब्लेंडेड लर्निंग। नेक्स्ट इज ओईआर। ओईआर क्या होते हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जो हमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं। किसी किसी में क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस होते हैं, अदरवाइज फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज है हमारे पास इतने सारे। इसमें क्या होता है कि हमें कोर्स मटेरियल फ्री में मिल जाता है, इससे बच्चों की रिटेंशन बढ़ती है और बच्चा क्या है अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। और बहुत ही कम पैसे में हमें चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं फॉर क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज यानी कि जो फ्रीली हमें जो भी कंटेंट मिल रहा है पढ़ने के लिए, वो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में आता है। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन बेस्ड लर्निंग एंड मोबाइल लर्निंग।
तो ब्लॉकचेन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं टू क्रिएट अ सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम फॉर एजुकेशन। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो आपके क्रेडिट्स हैं वो किसी और को नहीं पता होंगे, वो एम्प्लॉयर्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, यानी कि ऐसे पता होंगे कि आ, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान को पता है तो वो मतलब सिर्फ उसी तक है। तो वो कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे पहले क्या होता था कि मार्क्स में इधर उधर हो जाते थे, लेकिन अब इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है कि जिसकी वजह से इधर उधर नहीं हो सकता। जैसे ब्लॉकचेन में क्या होता है ना कि एक चेन में जुड़े होते हैं सब, तो वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होती है कि ये चेन में जुड़े हुए हैं एग्रीडेटर्स, वैलिडेटर्स, टेस्टर्स, एम्प्लॉयर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स। तो जिसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंसी रहती है। जैसे ओडेसिटी ब्लॉकचेन बेस्ड, ओडेसिटी क्या है, एक प्लेटफॉर्म है इनका, बेस्ड क्रेडेंशियल। ओडेसिटी एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉकचेन को यूज करता है क्रेडेंशियल इशू करने के लिए टू स्टूडेंट, इंश्योरिंग देयर ऑथेंटिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, की ऑथेंटिक भी हो और ट्रांसपेरेंसी भी हो, कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। और लर्निंग मशीन भी एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि बच्चे की जो क्रेडिट्स हैं वो इधर उधर ना हो। जो डिजिटली हम अपने क्रेडिट्स को क्या है स्टोर करके इसमें रख सकते हैं। दैट इनेबल्स इंस्टीट्यूशंस टू इशू एंड वेरीफाई डिजिटल क्रेडेंशियल्स। नेक्स्ट इज मोबाइल लर्निंग। मोबाइल लर्निंग क्या है? लर्निंग बेस्ड ऑन मोबिलिटी, कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से अपने स्मार्टफोन पर, मैं यहाँ बैठ के पढ़ा सकती हूँ, अपने लैपटॉप की हेल्प से आप अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। सो व्हाट इज दैट? वो मोबाइल लर्निंग है। हम अपने टैबलेट्स, अपने लैपटॉप और बाकी टेक्नोलॉजी का यूज करके जो पढ़ते हैं वो सारा मोबाइल लर्निंग में आता है। तो ये भी पेडागोजी है कि टीचर्स अपने लेक्चर्स भेज रहे हैं जूम की मदद से या गूगल मीट की मदद से या गूगल क्लास की मदद से, क्या है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो ये सारा मोबाइल लर्निंग का पार्ट है। नेक्स्ट इज माइंडफुलनेस इन लर्निंग, जिसे आजकल कंटेम्पलेटिव पेडागोजी भी बोला जाता है। माइंडफुलनेस इन लर्निंग होती है कि हम बच्चे के अंदर माइंडफुलनेस लाए। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? आजकल ये बहुत ट्रेंड में चला हुआ है कि बच्चा जो हो वो प्रेजेंट में रहे। हम किसी को भी प्रेजेंट में रहना जब सिखाते हैं तो वो होता है माइंडफुलनेस। इसमें क्या होता है कि टीचिंग मेथड डिजाइन टू कल्टीवेट डीप एंड अवेयरनेस, कंसंट्रेशन एंड इंसाइट, कि बच्चे के अंदर क्या हो कि एक अवेयरनेस आए खुद को रिलेटेड, जिससे क्या होगा कि जब बच्चा प्रेजेंट में रहेगा तो उसकी अटेंशन और कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इमोशनल रेगुलेशन एंड रिजिलियंस बढ़ेगी, और उसके बाद स्ट्रेस मैनेज करना सीखेगा, सोशल स्किल्स आएंगी। और जब बच्चा प्रेजेंट में रहेगा तो उसका फोकस एंड कंसंट्रेशन तो इम्प्रूव होगा ही, वेर एज बच्चे के स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें भी रिड्यूस हो जाएंगी और एम्पैथी भी बच्चे के अंदर आएगी। तो उसके लिए क्या करवाया जाता है? जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे को स्कूल्स में वो करवाए जाते हैं, मेडिटेशन करवाई जाती है, योगा करवाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर माइंडफुलनेस आती है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग। कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग यानी कि जब कम्युनिटी में रह के उसे चीजें सीखनी है। कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग एक ऐसी एजुकेशनल स्ट्रेटजी है जो कि कनेक्ट करती है क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को विद कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड रिफ्लेक्शन। इससे क्या होगा कि बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। जैसे एनईपी में भी है कि बच्चा कम्युनिटी में जाके चीजें सीखेगा। एक दिन मतलब ऐसा होगा जब वो वहां जाके सीखेगा चीजें, तो उससे क्या होगा कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस जब बच्चे को मिलेगा तो वो चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं फील्ड में, उन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि ग्राउंड रियलिटी बच्चा देख सकता है। जैसे कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड एनजीओ वगैरह भी बच्चों के साथ मिलकर कुछ काम करते हैं, कुछ हेल्थ केयर पार्टनरशिप्स होती हैं। तो वो सारी क्या है? कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग है, जिसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, उसकी एकेडमिक स्टडी में भी मदद मिलती है। जैसे बच्चे क्या एज अ वॉलंटियर भी काम करते हैं, वहाँ पे सिविक एजुकेशन उनकी इंप्रूव होती है। इंटर्नशिप्स जो करते हैं वो सारी इंटर्नशिप एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स में भी क्या होता है कि एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो है, जो हम पहले पढ़ रहे हैं वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन जब हम फील्ड में जाके उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो सारी चीजें हम इंटर्नशिप से और कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग से सीखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बेनिफिट्स क्या हैं इन इनोवेटिव एंड इमर्जिंग पेडागोजीज के, तो स्टूडेंट एंगेजमेंट, जब बच्चे की जरूरत के हिसाब से चीजें होंगी, पर्सनलाइज लर्निंग होगी, इंटरैक्टिव सिमुलेशंस होंगे, गेमिफिकेशन होगी, जब रियल टाइम फीडबैक मिलेगा तो बच्चा क्या होगा, मतलब इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि डाइवर्स लर्नर्स के नीड के हिसाब से चीजें हो रही हैं। स्टूडेंट एंगेजमेंट, जैसे इंक्लूजन की बात कर रहे हैं ना हम, कि सबको इंक्लूड करना है, तो स्टूडेंट एंगेजमेंट उससे इंक्रीज होगी जब हम ऐसी नई नई पेडागोजीज यूज करेंगे। इम्प्रूव्स एकेडमिक अचीवमेंट, जब बच्चा इंगेज हो रहा है, बच्चा इंटरेस्ट से सुन रहा है, इंटरेस्ट से समझ रहा है, और अपने डाउट्स क्लियर कर रहा है, उसकी नीड के हिसाब से चीजें हो रही है, तो ऑब्वियसली उसकी जो अचीवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। इंक्लूसिव होता है कि बच्चे की नीड के हिसाब से चीजें हो, किसी भी बच्चे को ऐसा ना लगे
कि कोई भी बच्चा मार्जिनलाइज सेक्शन का हो या कोई सा भी बच्चा हो, उसे ऐसा ना लगे कि वो डिप्राइव्ड है एजुकेशन से, ऐसा ना लगे कि उसे मतलब इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, कि हर बच्चे को इन्वॉल्व फील हो। दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो जब इनोवेटिव एंड इमर्जिंग पेडागोजीज हम यूज करेंगे तो हर बच्चे की नीड के हिसाब से होगी। लाइक डाइवर्स लर्नर्स नीड है, जैसे कोई विजुअल होंगे, कुछ ऑडिटरी होंगे, कुछ किनेस्थेटिक होंगे, कुछ सॉलिटरी होंगे, कुछ सोशल लर्नर्स होंगे। तो डिफरेंट लर्नर्स के हिसाब से जब चीज़ें होंगी, जैसे गेमिफिकेशन से या फिर वीडियो से वो भी सीख सकते हैं जो सुन के सीखते हैं, या फिर ऑडियो से वो सीख सकते हैं जो सुन के सीखते हैं, वीडियो से वो जो देख के सीखते हैं। तो इस तरीके से सभी लर्नर की ज़रूरतों के हिसाब से इनोवेटिव एंड इमर्जिंग पेडागोजीज है, तो इससे हम एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट इस बच्चे के अंदर हम क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी से क्या बच्चे के अंदर हम ये सारी चीज़ें इंक्रीज कर सकते हैं। एनहांस्ड कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे हमने जो CBL पढ़ा, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग हो गया, या फिर हमने ग्रुप में की कोलैबोरेटिव लर्निंग करनी है, तो उससे क्या होगा कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगी और वो कोलैबोरेशन की जो एबिलिटी है, जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो भी बच्चे में आएंगी। नेक्स्ट इज बेटर प्रिपरेशन फॉर 21st सेंचुरी। हमें बच्चे को 21st सेंचुरी के लिए प्रिपेयर करना है। तो इससे क्या हो रहा है, जब ये भी जो भी हमने मेथड्स डिस्कस किया, उससे डिजिटल लिटरेसी आ रही है, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस आ रही है, जो हमने सोशल इमोशनल लर्निंग की बात करी, रिजिलियंस आ रही है कि वो चीज़ों को ऐसा नहीं कि अभी नहीं हुआ है तो मुझे करना ही नहीं है। बच्चे के अंदर रिजिलियंस है कि हाँ मुझे करना है, एक बार मैं फेल हो गया मैं दोबारा ट्राई करूंगा, इसको हम बोलते हैं रिजिलियंस। अडेप्टेबिलिटी आ रही है, चेंज को बच्चा अडेप्ट कर पा रहा है। क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर आ रही है, नई चीजें इन्वेंट कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, उसे प्रिपेयर कर रही है 21st सेंचुरी के लिए। नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग इनोवेटिव एंड इमर्जिंग पेडागोजीज। तो जहां पर भी हम कुछ करते हैं तो चैलेंजेस तो हमेशा आते ही हैं। तो वो क्या चैलेंजेस है जो हमें देखने को मिलते हैं जब हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि चीज़ें मतलब ऑन पेपर या ऐसे डिस्कस कर लेना बहुत ईजी है, वेरएज़ उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो वो क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, वो है रेजिस्टेंस टू चेंज फ्रॉम एजुकेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और पेरेंट्स। जब हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, खुद को भी और किसी भी चीज़ को। तो इसीलिए क्या सबको ऐसा लगता है कि चल तो रहा है काम तो ऐसे ही चलने दो। तो वो चीज़ है रेजिस्टेंस टू चेंज, कि लोग चेंज ही नहीं होना चाहते। लिमिटेड रिसोर्सेज, हमने बोल दिया कि भाई स्मार्ट क्लासरूम्स हो, ये हो वो, लेकिन फंडिंग का है। आज भी हम देखते हैं तो स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम अगर होते भी हैं तो वहाँ ये बोल दिया जाता है कि आपको नहीं जाना है, आपको नहीं जाना है, या फिर ये बोल देते हैं कि अगर जाते हो तो कीज हमें अभी देना। मतलब यूनिवर्सिटीज तक में ऐसा होता है कि बच्चों को अलाउड ही नहीं होता है उन रूम्स में जाना। तो वो क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमने बात कर ली ऑन पेपर कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पे हमें वो चीज़ें नहीं दिखती कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर एजुकेटर्स, हम देखते हैं जो हमारे टीचर्स हैं उन्हें चलानी ही नहीं आती हैं वो चीज़ें। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बच्चे बता रहे होते हैं कि मैम स्मार्ट क्लासरूम में यहाँ से शुरू होगा वहाँ से होगा, तो टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली, वो टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। टीचर्स को आज भी ये लगता है कि लेक्चर मेथड ही बेहतर है, कि पढ़ा दिया और बात खत्म हो गई। बैलेंसिंग स्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। असेसिंग एंड इवेल्युएटिंग स्टूडेंट लर्निंग, अब इतनी चीज़ें करानी है, हर बच्चे की नीड के हिसाब से करवानी है, तो हर बच्चे को डिफरेंटली इवेल्युएट भी करना पड़ेगा। तो वो भी एक चैलेंज होता है टीचर के लिए। मैनेजिंग क्लासरूम डायनामिक्स एंड स्टूडेंट बिहेवियर, अब डिफरेंट लर्नर्स हैं तो उनकी डिफरेंट नीड्स होंगी, तो उस चीज़ को मैनेज करना, बच्चे के बिहेवियर को मैनेज करना। कुछ गिफ्टेड बच्चे होंगे, वो चाहेंगे कि चीज़ें फटाफट हो जाए। कुछ स्लो लर्नर्स होंगे, उन्हें लगेगा कि चीज़ें थोड़ी स्लो पेस पे हो, तो वो चीज़ों को मैनेज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इंश्योरिंग इक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी, कि बच्चे की नीड्स के हिसाब से जिसको जितनी ज़रूरत हो। इक्विटी मीन्स कि बच्चे की नीड के हिसाब से, इक्वालिटी होता है कि सबको इक्वल मिले, इक्विटी मीन्स नीड के हिसाब से और हर बच्चे को एक्सेसिबल। अब जिसके घर पे फ़ोन ही नहीं है उसको ब्लेंडेड लर्निंग का पार्ट हम कैसे बना सकते हैं। तो इक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना भी एक बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट इज एड्रेसिंग डिजिटल डिवाइड एंड टेक्नोलॉजिकल डिस्पैरिटीज, यानी कि डिजिटल डिवाइड, बच्चों के पास जो मैंने बताई स्मार्टफोन्स ही नहीं है, या फिर कहीं पर अगर हैं तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, या अगर है तो इंटरनेट कनेक्शन वीक है। तो वो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड कर सकता है, वो बच्चा VR से या AR की मदद से कैसे सीख सकता है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं। अगर हम इस चीज़ को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं इनोवेटिव एंड इमर्जिंग पेडागोजीज ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। इसने पूरी तरीके से एजुकेशनल लैंडस्केप को बदल दिया है। प्रायोरिटाइजिंग स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन, इसमें हम क्या है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग करवाते हैं, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आती है, कोलैबोरेशन आती है। वेयर इज इसकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें चाहिए कि हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, रिक्वायर्स ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज एलोकेशन एंड अ शिफ्ट इन माइंडसेट की चेंज। अगर बेहतर के लिए बदलाव लाया जा रहा है तो वो बेहतरीन है, ये चीज़ हमें लोगों के माइंड में सेट करनी है।
These approaches foster inclusive, engaging environments, preparing learner for 21st century. कि ये changes जो है ये engaging environment हमारे लिए inclusive environment create करते हैं innovative and emerging pedagogies जिससे हम बच्चों को 21st century के लिए तैयार कर सकते हैं. लेकिन क्या होना चाहिए, एजुकेटर्स, पॉलिसी मेकर्स और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि हम इनोवेटिव पैडागोजीज को प्रमोट कर सकें, डेवलप सपोर्टिव पॉलिसीज डेवलप करें और इंश्योर करें कि इक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी हो. और कंटिन्यूसली इन चीज़ों को इवेलुएट करना चाहिए ताकि कितनी इफेक्टिव है कोई पेडागोजिकल टेक्निक वो हम पता लगा सकें, क्योंकि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स ऑन एम्ब्रेसिंग इनोवेटिव एंड इमर्जिंग पेडागोजीज. की फ्यूचर इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी इन चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, कितनी जल्दी लागू करते हैं और कौन सी चीज़ कितनी इफेक्टिव है उसके बेसिस पर हम उसे और ज़्यादा मतलब बेहतर तरीके से बच्चों तक ले जा सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं. सो आई जस्ट होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो. फिर भी कहीं कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़.